हाय गाइस, वेलकम टू क्रिप साइंस टेक। हम लोग एक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट वन कंप्लीट कर लिया था। पिछले क्लासेस में। इस चैप्टर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक कवर किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कवर किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक सर्किट देगा, इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट। दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस देगा था, पोटेंशियल डिफरेंस देगा था। आप पिछले लेक्चर में देखोगे तो इस एग्जाम्पल तक कवर कर लिया था। आज हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, जो देखेंगे डायग्राम सर्किट डायग्राम देखेंगे। उसके बाद ओम्स लॉ देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है, इस टॉपिक में ये कवर करेंगे। ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, ये चैप्टर भी काफी इंटरेस्टिंग है। आपको ये टॉपिक आपको क्लास टेंथ में थर्ड यूनिट फिजिक्स के थर्ड यूनिट में आपको मिल जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, हर हर साल आते रहते हैं। और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे आरआरबी, उनके लिए भी, या फिर एसएससी, इनके यहाँ से भी ये टॉपिक से क्वेश्चन डेफिनेटली आते रहते हैं। यहाँ से जीएस में, जनरल साइंस में क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। तो आप इस काफी ध्यान से देखना, आप इसको अगर चीजें ना समझ आप पूछ सकते हो। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाकी कंटिन्यू करते हैं। पहले समझते हैं सर्किट डायग्राम होता क्या है। सर्किट डायग्राम में बेसिकली होता क्या है कि आपको, जैसे कि बैटरी, इसमें क्या होती है, बैटरी लगा होता है। बैटरी एक सर्किट में क्या हो सकता है, बैटरी हो सकती है। दूसरा एमीमीटर, वोल्ट मीटर, और रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस किस फॉर्म से है, या तो बल्ब के फॉर्म में हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रिक आयरन के फॉर्म में हो सकता है ना। तीसरा, स्विच। इसके बिना पॉसिबल सर्किट डायग्राम चाहिए नहीं ना, क्योंकि इसमें बैटरी होगा, या बैटरी नहीं तो एसी सोर्स होगा, कोई तो सोर्स होगा जो पावर को सप्लाई करे, है ना। तो अगर हम बैटरी लेके चलते हैं कि हाँ, जैसे इन्वर्टर रहता है तो पावर सोर्स को सप्लाई करता है वो। या तो ये हो सकता है कि एसी सोर्स भी हो सकता है ना, पावर को सप्लाई करे। एमीमीटर का वर्किंग क्या होता है, करंट को मेजरमेंट करना, करंट को मेजर करना। वोल्ट मीटर को वोल्टेज को मेजर करना। रेजिस्टेंस क्या है, एक लोड है, एक तरीके का। रेजिस्टेंस क्या है, एक लोड है। स्विच क्या है, ऑन ऑफ करने के लिए एक इक्विपमेंट है, ऑन ऑफ करने के लिए एक इक्विपमेंट है, ठीक है। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि ये क्या है, यहाँ पे एमीमीटर लगा है, और ये क्या आपका लोड है। और इस साइड में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, या बैटरी बोल सकते हैं आप इसको, कि इस साइड में बैटरी लगी। ये जो सर्किट डायग्राम जो होता है, इन सब चीजों ये कंसिस्ट करता है, इट कंसिस्ट एम्पियर, करंट, एमीमीटर्स, रेजिस्टेंस, बैटरी एंड वोल्टमीटर। ये सारी इन चार से पांच चीजों को ये कंप्रेसेस, इन सारी चीजों से सर्किट हमारा कंप्लीट होता है। इसके विदाउट क्या पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप एसी सोर्स ही नहीं अप्लाई करोगे, एसी सोर्स ही नहीं रहेगा, कोई सोर्स ही नहीं रहेगा जो करंट को अप्लाई करे, सप्लाई करे, या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करे, तो क्या पॉसिबल है इससे करंट फ्लो करना? नहीं है ना। अब सर्किट डायग्राम क्या, केवल सर्किट डायग्राम आप बना के छोड़ दो, या लोड ही अपना नहीं दो, लोड ही नहीं दोगे आप, या कोई बल्ब भी, जो मेन पर्पज है इस सर्किट का यूज करने का, तो क्या है, या तो बल्ब आप जलाओगे, या तो किसी मशीन आप चलाओगे, उसका कोई यूज ही नहीं करोगे आप इसका, तो क्या मतलब, इस सर्किट का कोई मतलब नहीं होगा। तो अब हर इक्विपमेंट के लिए अलग अलग सिंबल्स दिए होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक सेल्स है, इलेक्ट्रिक सेल्स का जो सिंबल्स है वो कैसा है, छोटा एक बड़ा। तो ये बड़ा वाला क्या होता है, प्लस में होता है, ये नेगेटिव होता है। वैसे अब इन सारी ये सेल्स है जो बैटरी है, इनको कनेक्टेड हम कर दें सीरीज में एक दूसरे से, है ना। नेगेटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से ऐसे हम कनेक्टेड कर देंगे, तो ये क्या सीरीज में बन जाएगा, ठीक है। और दूसरे, ये क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स होता है। जैसे आप घर में बैटरी आप देखते हो ना, तो क्या यूज में आती है, तो क्या कनेक्टेड होती है एक दूसरे से। जो सेल्स काफी सारे सेल्स होते हैं, वो सेल्स जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। वो सेल्स जो होते हैं, जैसे कि ये पॉजिटिव नेगेटिव, इससे कनेक्टेड होगा पॉजिटिव से, ये किससे कनेक्टेड होगा, नेगेटिव से, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, सेल्स सेल्स लगे होते हैं इस तरीके से सीरीज में, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सेल्स जो कनेक्टेड रहते हैं।
दूसरा एक पॉइंट आता है प्लग की। अब ये आप देखोगे जो प्लग की स्विच है, ठीक है ना, ये कैसा ओपन है, इसमें डॉट नहीं है तो ओपन है। और तीसरा जो चौथा टॉपिक है आपका स्विच क्लोज्ड। अब प्लग की में अगर आप डॉट आप दे दिए तो इसका मतलब कि जो स्विच है इसका ऑन है, आपका क्लोज्ड है, इससे करंट फ्लो करेगा इस केस में। अदरवाइज इससे करंट इसमें इस केस में ये ओपन है और इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। और एक वायर को जैसे एक वायर है, इसको इससे जोड़ना है, एक वायर ये और एक वायर इसे जोड़ना है। अब ये जो यहाँ पे क्या हो गया, जॉइंट हो गया। अब इस जॉइंट को दिखाने के लिए क्या बोला जाता है, इसको इस तरीके से दिखाया जाता है कि हाँ यहाँ पे जॉइंट है। अब दो वायर है, अब एक दूसरे में कनेक्टेड है नहीं, बट एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। एक दूसरे को जब क्रॉस कर रही है तो इस तरीके से इसको दिखाया जाता है इसको। दूसरा है जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब का अलग सिंबल्स होते हैं, जैसे कि आप जनरली कैसे इस तरीके से लिखते हो, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक बल्ब है ना। अब ये क्या रेजिस्टेंस है, जब इस तरीके से आपको कहीं मिल जाए, ये क्या है, रेजिस्टेंस है या लोड आप बोल सकते हो इसको। एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। अब इसका जो इस जो आर है ये में भी कांस्टेंट कांस्टेंट हो सकता है, ये इसकी वैल्यू एक ही हो सकती है, ठीक है ना। और दूसरी चीजें जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, अब वेरिएबल रेजिस्टेंस में एक रियोस्टेट होता है। एक का रियोस्टेट है जो आपको इमेज दिखाऊंगा। इस रियोस्टेट में क्या होता है, सिलिंड्रिकल टाइप में ऐसे होता है और इसके ऊपर एक इक्विपमेंट लगा होता है। अब ये क्या करता है, ये मूव करता है इसके अलॉन्ग मूव करिए, इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा। सपोज करिए कि इस साइड ये जाएगा ये ना, तो आर की जो वैल्यू है बढ़ जाएगी वो। तो इसमें क्या कर सकते हो, आर की वैल्यू को घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। जैसे ये है, इस एरो को आप इधर उधर लेके जाओगे तो रेजिस्टेंस होता है क्या, आर बढ़ सकता है, घट सकता है। अब आर बढ़ेगा घटेगा इसका क्या इफेक्ट होगा, तब हमें समझ में आएगा जब ओम्स लॉ हम पढ़ेंगे। अभी एमीमीटर है आपका। अब एमीमीटर क्या करंट को मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। और दूसरा वोल्ट मीटर है, जो वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ये बेसिकली आपको ये सारे जो 11 क्या थे आपके कंपोनेंट्स हैं जो आपको सर्किट डायग्राम में देखने को डेफिनेटली मिल ही जाएंगे इसमें से, है ना। इसके लिए डाउट तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप ऑन ऑफ या प्लग ना रखो या फिर एसी सोर्स ना रखो या वायर को जॉइंट ना करो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये रेजिस्टेंस ऐसा कोई चीज ही नहीं है जिसके पास रेजिस्टेंस हो, नहीं हो, है ना। हर एक इक्विपमेंट के पास बल्ब है, आप बल्ब यूज करो, इलेक्ट्रिक आयरन यूज करो, टोस्टर यूज करो, आप कुछ भी यूज करो या माइक्रोफोन जो भी यूज आप करते हो, कोई उसके अंदर उस कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता ही होता है, ठीक है। ये तो था हमारा इस सर्किट डायग्राम। अगर आता है तो आप इससे इसको बना के आप समझा सकते हो आप उसको, ठीक है। नेक्स्ट है ओम्स ला, काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये काफी बेसिक चीज है, ठीक है ना। अब इसको अगर समझ रहे हैं तो काफी जो आगे का जो कंटिन्यू होगा आपको पैरेलल सीरीज या हीटिंग इफेक्ट आप पढ़ोगे तो समझ में चीजें आपको आएंगे। तो पहले हम एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, इसमें फोर बैटरी दे रखा है, फोर चार चार सेल्स है, ठीक है। फोर सेल है इसमें, एक दो तीन चार है। अब इसमें क्या, ये नाइक्रोम का नाइक्रोम का एक रजिस्टर है, आपने रजिस्टर लगा दिया, आर लगा दिया इसमें। और ये क्या वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर है। और ये एमी मीटर है आपका, एमी मीटर है। और ये क्या प्लग है या स्विच बोल सकते हो आप, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया, चार जो सेल्स है, अब चार सेल्स में से इसको कंसिडर आप मत करिए, इसको कंसिडर मत करिए, केवल इसको लगाएगा एक बार में, इसको लगाएगा। तो इसमें जो वोल्ट मीटर क्या करेगा, वोल्टेज मेजरमेंट करेगा। एमीमीटर क्या मेजरमेंट करेगा, करंट मेजरमेंट करेगा। अब सपोज करिए जो चार सेल्स है, चार सेल्स को एक ही बार में ना लगा के हम बारी बारी से इसको हम लगाएंगे इसको। जैसे ये वोल्ट मीटर है, अब एक सेल्स है, आपसे एक सेल को आपने लगा दिया तो उस टाइम आपने वी और आई को मेजरमेंट कर लिया, ठीक है। वन टू थ्री फोर, वी और आई को आपने लिख लिया। वैसे ही फिर क्या कर दिया कि ये दोनों लगाया एक बार, दूसरी बार में इन दोनों को लगाया, ठीक है। एक और दो, दो लग गया। इसके लगाने के बाद फिर आपने इसका मेजरमेंट कर लिया। फिर आपने क्या कर लिया, तीसरा एक दो तीन को एक साथ में लगाया, फिर आपने वोल्टेज और करंट को मेजरमेंट कर लिया, फिर आपने चारों को लगा दिया एक साथ। तो जब इन चारों को आपने कैलकुलेट कर लिया, जब चार चार लगा दिया आपने सेल्स लास्ट में, तो जो वोल्टेज और जो करंट आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, कुछ कुछ तो मिलेगा। अब ये चारों को वोल्टेज को और करंट को जब एक ग्राफ पे प्लॉट अप करोगे, एक ग्राफ पे अपलोड करोगे,
वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को और करंट को जब आप प्लॉट अप करोगे तो एक लीनियर लाइन मिलेगा आपको इस तरीके से। अब ये लीनियर लाइन मिलने का मतलब ये हो गया कि इसका कहने का मतलब ये हो जाएगा कि जब स्ट्रेट लाइन में चीजें होती हैं तो मतलब करंट भी बढ़ रहा है तो वोल्टेज भी बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर वोल्टेज दो रहा तो करंट भी, अगर सपोज करिए वोल्टेज दो और ये एक है तो लास्ट में फिर आपने ये लगाया पोटेंशियल डिफरेंस, फिर ये चार होगा तो ये भी दो हो जाएगा, फिर ना एक प्रोपोर्शनल में ये बढ़ता जाएगा ये, ठीक है ना। प्रोपोर्शनली बढ़ेगा, इसमें अगर ये आठ होगा तो ये चार हो जाएगा, तो एक प्रोपोर्शनली में बढ़ता बढ़ेगा ये, ठीक है ना। सपोज करिए पहले पहले सपोज करिए वोल्टेज दो था, एक हो गया, फिर लास्ट में क्या हो गया, आपने सेल्स लगाया दो तो ये चार हो जाएगा तो ये दो हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक प्रोपोर्शनली क्या हो रहा है, ये कितना आठ हो जाएगा तो ये चार हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा। तो एक प्रोपोर्शनली आपको दिख रहा है ना कि ये बढ़ रहा है ये, ठीक है ना, ये प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है। तो इससे हम बोल सकते हैं, जब इसको आप प्लॉट अप करोगे इससे हम बोल सकते हैं कि जो वोल्टेज है या करंट है किसके प्रोपोर्शनल है, आई है, या आई जो है किसके प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज के, ये भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल है, आई के, अगर आई बढ़ेगा तो वोल्टेज भी, पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, ठीक है ना। ये चीज आपको यहाँ से पता लग गया कि जब आपने इसका एक्सपेरिमेंट किया तो यहाँ से आपको मालूम पड़ गया। तो एक इसको आगे जो ओम्स ने एक रिलेशन स्टैब्लिश कर दिया, ओम्स ने एक रिलेशन स्टैब्लिश किया, इन्होंने इन्होंने क्या स्टैब्लिश किया कि जो वोल्टेज होता है आई के और आर के इक्वल होता है, ठीक है, प्रोडक्ट के इक्वल होता है। आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस, और आई क्या है, करंट है आपका, करंट, आर क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है, आर क्या है, रेजिस्टेंस है। इसका इन्होंने एक स्टेब्लिश किया, वी जो आई आर के इक्वल होता है, प्रोडक्ट के इक्वल होता है, अदरवाइज क्या था, ऐसे एक पोटेंशियल डिफरेंस है करंट के प्रोपोर्शनल है, बट ये ऐसे सॉल्व होगा नहीं, एक कांस्टेंट आप लेके आओगे तो इक्वल का साइन आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये आर वैल्यू क्या होती है, आर एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल प्रॉपर्टी, एक इट इज द रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू रेजिस्ट फ्लो ऑफ द चार्जेस, फ्लो ऑफ द चार्जेस के फ्लो को क्या करता है, ये रेजिस्ट करता है। अब चार्जेस क्या हो सकता है, मे बी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है ना? क्योंकि जो करंट होता है वो स्टेब्लिश कब होता है, वो जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर से फ्लो करता है, फिर इसके अंदर एक करंट का स्टेब्लिशमेंट होता है, मतलब करंट पिक्चर में आता है। जब करंट इस इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो करंट पिक्चर में आएगा, ठीक है। तो ये क्या, अगर इसका जो रेजिस्टेंस, अब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, अब इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने में अवरोध पैदा होगी तो करंट पे इफेक्ट इफेक्ट डालेगा ये, है ना। तो ये क्या होता है, मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है जो रेजिस्ट करता है, अवरोध पैदा करता है चार्ज को फ्लो करने में। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम लिखें, वोल्टेज को हम कांस्टेंट अगर मान लें, वोल्टेज को वोल्टेज को हम कांस्टेंट कांस्टेंट अगर मान लेते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, आई जो होता है प्रोपोर्शनली टू आर होता है, अगर आर की वैल्यू बढ़ेगी आई की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। अपने आर की वैल्यू को टू टाइम्स इंक्रीज कर दिया तो जो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आधा हो जाएगी, हाफ हो जाएगी ये, है ना। तो आप रेजिस्टेंस आप बढ़ा रहे हो तो करंट क्या होता है सर्किट में कम हो जाएगा ये इसका रिलेशन हमें पता लगा कि जो वोल्टेज अगर कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस अगर कांस्टेंट हो जाता है तो उस केस में आर को आप बढ़ाओगे तो आई की वैल्यू हाफ हो जाती है, ठीक है। ये आपने यहाँ तक के समझ लिया। अब जैसे एक सर्किट होती है ना, एक सर्किट होता है उसमें एक ऐसा तो है नहीं, एक सर्किट में करंट को क्या कहता है, रेगुलेट किया जाता है, करंट को रेगुलेट किया जाता है, तो उसको हम समझते हैं हम लोग, जैसे आपने नाम सुना होगा रियोस्टेट का, आपने नाम सुना होगा वेरिएबल वेरिएबल रजिस्टर रेजिस्टेंस का नाम सुना होगा। अभी जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, आपको ये था, है ना।
वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ये क्या क्या इसका फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे काफी चीजें हमें समझ में आएगी। इसका दूसरा नाम होता है रिहोस्टेड। रिहोस्टेड इसका दूसरा नाम होता है। इसमें क्या बेसिकली होता है, क्या है कि इसमें एक इस तरीके का एक सिलिंड्रिकल शेप में ऑब्जेक्ट होता है, इसके ऊपर रिहोस्टेड लगा होता है इस तरीके का। अब ये क्या कर सकता है, इधर मूव कर सकता है, इधर मूव कर सकता है। सपोज करिए, अब ये सपोज करिए इस साइड अगर ये मूव करता है तो आर की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ेगी। जब आर की वैल्यू बढ़ेगी तो आई की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, है ना। अगर आर की वैल्यू कम होगी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस को क्या मान लिया, कांस्टेंट। कांस्टेंट हमने इसको मान लिया, इसको कांस्टेंट इसको मान लिया। इसकी वजह से हमें इफेक्ट दिखने को मिल रहा है बेसिकली। अभी जैसे इस रिओस्टेट में जैसे आपको करंट अगर कम हो गया, करंट अगर हम सपोज करिए डाउन हो गया सर्किट में, तो आप क्या करोगे, आर की वैल्यू को कम कर दोगे, ये रेजिस्टेंस को कम कर दोगे तो करंट हमारा इंक्रीज कर जाएगा ये, है ना। तो अब घरों में आप देखा होगा आपने, जब हाउस में आपने कभी कभी किसी के घर में, किसी आस पड़ोस में, या फिर आपके घर में ही कोई ज्यादा लोड वाला रेजिस्टेंस वाला बल्ब लगा दिया आपने, कोई बल्ब, या फिर इलेक्ट्रिक आयरन आप लगाते हो, इलेक्ट्रिक आयरन आप लगाते हो, तो होता क्या है कि जो बल्ब बल्ब जो है वो कम जलने लगता है, थोड़ा सा डाउन हो जाता है उसका, डाउन हो जाता है। क्यों डाउन हो जाता है, क्योंकि जैसे आप इलेक्ट्रिक आयरन आप लगाते हो तो आर की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सर्किट में आर की वैल्यू बढ़ जाएगी, फिर ये करंट जो उस बल्ब से क्या हो जाएगा, कम फ्लो करेगा। जब कम फ्लो करेगा तो वो धुंधला थोड़ा सा कम जलेगा, लाइट जो उससे निकलेगी वो कम होगी, लाइट जो हो जाएगा वो डाउन हो जाएगा, ये फिर ना फ्लक्चुएट करेगा। तो इसीलिए ये इसका इफेक्ट होता है इस पे, जब वोल्टेज को हम, पोटेंशियल डिफरेंस को हम कांस्टेंट हम कर लेते हैं। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये करंट को जो रिहोस्टेट होता है, रिहोस्टेट, ये करंट को क्या कर रेगुलेट कर रहा है, करंट को रेगुलेट कर रहा है। रेगुलेट करने का मतलब ये हो गया कि जो सर्किट में जो करंट है उसको कभी इंक्रीज कर रहा है, कभी इंक्रीज कर रहा है, कभी डिक्रीज कर रहा है। वो कैसे कर रहा है, आप रेजिस्टेंस को बढ़ाते हो तो उससे केस में ये चीज आपको देखने को मिल जाती है। अब आते हैं हम लोग एक पार्ट और पे, कि जो जो रेजिस्टेंस होता है एक्चुअली करंट पे इफेक्ट कैसे डाल रहा है, वो करंट पे इफेक्ट कैसे डाल रहा है, ये लास्ट में हमें समझ में आएगा। अब हम चल के बेसिकली इसमें होता क्या है कि आपको एक, जैसे कि आप मान लीजिए कि एक ऑयल ले लीजिए, एक ऑयल ले लीजिए, है ना, ऑयल और वाटर ले लीजिए, वाटर। ठीक है, ऑयल की विस्कोसिटी क्या होती है, थोड़ा सा ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, वाटर के, वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। ठीक है, अब जैसे कि ऑयल को आप रखोगे किसी चीज पे, आप इसको रखोगे, आप इसको छोड़ दोगे, ऐसे ड्रॉप लगा के मतलब गिरा के छोड़ दिए, ये धीरे 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 फ्लो करेगा ये। क्यों फ्लो कर रहा है, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी है वो ज्यादा है। अब विस्कोसिटी कहने का मतलब कि जैसे कि अपने हाथ में दोनों हाथ को रख दिया, दोनों हथेली को आपस में रख दिया। अब जब आप रगड़ोगे ना, आप ऐसे रगड़ोगे एक साथ, तो थोड़ा सा आपको लगेगा गर्म सा, या फिर रेजिस्ट होगा, थोड़ा सा फ्लो नहीं होगा। बट जैसे ही आप ऑयल लगा दोगे तो फिसल जाएगा फटाक से। तो वैसे ही इस केस में भी होता है ये, कि जैसे ही आप ऑयल को इस पर रखोगे तो धीरे धीरे फ्लो करेगा, जैसे पर बट आप वाटर रखे इस पे, तो वाटर क्या होगा, फटाक से वो फैल जाएगा इस पे। क्यों फैला, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है इसकी, ठीक है ना, आसानी से ये फैल सकता है ना इस पे। वैसे ही क्या होता है, कंडक्टर होता है, ठीक है ना, हमारे कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर के अंदर एक रेजिस्टेंस नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, रेजिस्टेंस नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, रेजिस्टेंस नाम की। अब जैसे कि सपोज करिए कि एक, अब कंडक्टर क्या एक सिलेंड्रिकल शेप में होगा इस तरीके से, उसके अंदर क्या पड़ेंगे, चार्ज, चार्ज है, चार्ज है, चार्ज फ्लो करेंगे इसमें। अब ये चार्ज फ्लो कर रहे हैं इसमें, चार्ज फ्लो कर रहे हैं, तो अगर इनके रास्ते में कोई अवरोध अगर पैदा होगी, अगर कोई अवरोध आएगा, रेजिस्टेंस आएगा, रेजिस्टेंस आएगा, तो ये क्या चार्ज फ्लो करेंगे। सपोज करिए आपने कुछ यहाँ पे ऐसे कुछ आ गया, ठीक है ना, रास्ते में कुछ आ गया जिसकी वजह से ये फ्लो ढंग से नहीं कर रहा है, प्रॉपर
प्रॉपर फ्लो नहीं हो रहा है इनका। अगर प्रॉपर फ्लो नहीं होगा तो करंट भी प्रॉपर नहीं फ्लो करेगा, करंट भी प्रॉपर प्रॉपर नॉट फ्लो। अब चार्ज के फ्लो की वजह से करंट आता है। अगर चार्ज के अगर चार्ज फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करेगा। तो करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज के फ्लो पे डिपेंड कर रहा है। अगर चार्ज ही प्रॉपर तरीके से नहीं फ्लो कर रहा है, इनमें इनके रास्ते में कोई हिंड्रेंस आ जा रहा है या फिर कोई अवरोध पैदा हो जा रही है, इसकी वजह से क्या होगा ये, अब इसकी वजह से जो करंट है वो डाउन हो जाएगा। अब ये चार्ज का फ्लो थोड़ा सा कम हो गया तो करंट भी कम हो जाएगा इस केस में, है ना। इन होता क्या है कि जो एटम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना कंडक्टर के अंदर, अब वो क्या करते हैं कि जो ये चार्जेस जो फ्लो करते हैं ना, इनके रास्ते को रोकने लगते हैं वो। इसकी वजह से जो करंट हो जाता है वो डाउन हो जाता है बेसिकली। ये वजह से कि आप सपोज सपोज करो एक सड़क रास्ते पे आप जा रहे हो, ठीक है ना। अब इनका रास्ता उबड़ खाबड़ है, क्या गाड़ी को उड़ाते हुए लेके जाओगे? नहीं ना, आराम से जाओगे। जब आराम से आप जाओगे तो काफी आपको टाइम लगेगा जहाँ जाना होगा, टाइम टाइम आपका बढ़ जाएगा, है ना। टाइम बढ़ जाएगा, स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, स्पीड आपकी डाउन हो जाएगी। तो टाइम बढ़ गया, स्पीड आपकी डाउन हुई है, और स्पीड कम है इसका मतलब तभी तो टाइम बढ़ा है ये ऐसा ही आपका एक्चुअली कंडक्टर के अंदर भी होता है। अब ये रेजिस्टेंस होता है, हर एक कंडक्टर के लिए अलग अलग होता है। रेजिस्टेंस जो होता है हर एक कंडक्टर के लिए अलग होता है, ठीक है। हर एक मेटेलिक वायर के लिए अलग अलग होता है ये, ठीक है ना। दूसरी चीजें ये होती है कि जो आर की वैल्यू ये होती है कांस्टेंट होती है। आर की वैल्यू ये क्या होती है, कांस्टेंट होती है फॉर गिवन मेटेलिक ऑफ द, फॉर वैल्यू ऑफ द आर इज कांस्टेंट फॉर द गिवन वैल्यू metallic wire। R is constant for the given metallic wire at a given temperature। ये याद रखना, at a given temperature, ठीक है ना। एट अ गिवन टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर को अगर बढ़ाओगे, आप टेम्परेचर को बढ़ाया तो आर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। ये डिपेंड कर रहा है, यानी कि अगर किसी एक मेटेलिक वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट होगा तभी, जब एट ए गिवन टेम्परेचर पे, जैसे कि मैंने बोला 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 ओम है वायर का। आप ये क्या कर दिए, इसको 30 कर दिए या 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिए वायर का, तो जो इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे R1 हो जाएगा, यहाँ पे R2 हो जाएगा, ठीक है। ये चेंज हो जाएगा आपका। तो केवल इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए इस मेटेलिक वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। जैसे ही आप इस मेटेलिक वायर का टेम्परेचर आप चेंज करोगे, आर की वैल्यू में आपको चेंज होने को मिल जाएगी बेसिकली। आगे नेक्स्ट देखते हैं। on which resistance is on which resistance depends, किस किस फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है। पहला जो, इसके लिए हम एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे, उस सही सर्किट डायग्राम से काफी अच्छा समझ में हम लोगों को आएगा। ये कि इधर आपका स्विच है, ठीक है, और इधर आपका सेल्स है, ठीक है, इधर कनेक्टेड, ठीक है, और इधर आपका एमीमीटर लगाइए, इधर ये आपका सर्किट, ठीक है। अब यहाँ पे हम वायर को चेंज करेंगे, ठीक है। जो पहला है सेम लेंथ का, सपोज करिए एक वायर है ये, इसका एल है, इसका सपोज करिए ए है, दूसरा वायर ले लिया 2L का, इसका क्रॉस सेक्शन, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन है, इसका क्रॉस सेक्शन है, और इसका ए क्या है, ए भी क्रॉस सेक्शन है इसका। केवल इसका जो लेंथ है वो बड़ा, क्रॉस सेक्शन कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे वायर का शेप कैसा होता है, सर्कुलर में होता है। अब सर्कुलर का जो आप परिधि सर्कमफ्रेंस निकालोगे तो क्या होगा, 2πr, है ना। एरिया निकालोगे या इसका एरिया निकालोगे, एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर आएगा,
ठीक है, तो जो क्रॉस सेक्शन है, ये एरिया है इसका, वो क्या होगा, सेम होगा। मतलब जो ए है तो इसका भी ये ए होगा। ये कहने का मतलब ये केवल इसका जो लेंथ है वो बड़ा है। तीसरा है, एक पतला वायर तो लिया, पतला वायर लिया, लेकिन हमने क्या ले लिया, मोटा वायर ले लिया, थोड़ा सा मोटा वायर ले लिया। ये इस वाले में थोड़ा सा मोटा है, इसका साइज कितना, एल है ना। तो तीन केसेस हमारे बनने वाले हैं, और तीनों केसेस को हम समझेंगे इसमें। इसकी लेंथ ये है, बट इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कितना हो गया, 2a बन गया। इस थोड़ा सा मोटा वायर ले लिया, है ना, मोटा वायर ले लिया, इतना मोटा ले लिया। पहले वाले में थोड़ा सा इतना मोटा था, अब वाले में इतना मोटा वायर ले लिया। अब इसका इफेक्ट क्या क्या होने वाला है, हम इसको करंट के थ्रू मेजर करेंगे। जो एमीमीटर हमने लगाया हुआ है, ये क्या मेजर करेगा, करंट मेजर करके हमें बताएगा। जो पहले वाले केस में हमने लेता लिया, इस वाले केस में हमने क्या कर दिया, वायर को इसमें ले जाके रख दिया, ठीक है, लगा दिया यहाँ से। फिर जैसे स्विच को ऑन करेंगे, इससे करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा, ठीक है। अब करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा। अब इससे क्या होगा, हम मेजर कर लेंगे कितना करंट आया हुआ है। सपोज करिए 2 एम्पियर करंट आ गया है इसमें, ठीक है। अब ये पतला वाला वायर था। अब दूसरे वाले केस में हमने क्या किया कि इसका जो लेंथ है, इस वायर का जो लेंथ है, हमने बढ़ा दिया, 2L था। अब जो दूसरा वायर जो लगाया इसमें, इसको हटा देना है। क्या करना है, इसको हटा देना। जो पहला वाला वायर आपने लगाया हुआ है, इसको हटा देना अपने को। इसको हटा देते इस वायर को, ठीक है, इस वायर को हटा देते हैं हम लोग यहाँ से। एक्चुअली हट नहीं रहा, इसको ऐसे हटा देते हैं। तो ये वायर एल लगाया। अब इसमें क्या कर देंगे, 2 एम्पियर आ गया, ठीक है। इस केस में क्या कर दिया, एल था, अब इसको हटा के हमने इसके बीच में लगा दिया 2L, मतलब काफी लंबा वायर लगा दिया। तो देखा कि इस वाले केस में, दूसरे वाले केस में जो करंट की वैल्यू है वो क्या हो गई, डिक्रीज होके 1 एम्पियर आ गई, मतलब कम आ गई। एक एग्जाम्पल पे ले रहा हूँ, सपोज इसके केस में आई था, अब दूसरे वाले केस में सपोज पर I/2 हो गया, ठीक है ना। लेंथ क्या हो गया, करंट जो क्या हो गया वो कम हो जाएगा। वो इस केस करंट कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस है वो बढ़ गया। इस वाले केस में आर आया था रेजिस्टेंस, इस वाले केस में कितना आ जाएगा, 2R रेजिस्टेंस आ रहा है। मतलब आप देख रहे हो कि इस वाले केस में रेजिस्टेंस बढ़ गई और करंट क्या हो गया, कम हो गया। ये आपको यहाँ से पता लग गया। अब तीसरे वाले केस में क्या हो गया, तीसरे वाले केस में आपने क्या कर दिया कि इसको हटा के खूब मोटा सा वायर लगा दिया आपने, खूब मोटा, इतना मोटा वायर लगा दिया। तो फिर आपने देखा कि रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आया। अब मोटा वायर लगाने का मतलब कि जो क्रॉस सेक्शन है, पहले ए था, अब इसका ट्वाइस हो गया। फिर आपने देखा कि जो करंट है, मतलब आई की वैल्यू है, वो पहले से क्या हो गई, फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई। मतलब इसका कि आर की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। जो करंट होता है किस पे डिपेंड करता है, आर पे। मतलब जो आर की वैल्यू बढ़ रही है तो करंट कम हो रहा है, आर की वैल्यू कम होगी तो करंट बढ़ेगा। ये बेसिकली आपको यहाँ से देखने को मिला है कि जब पतला वायर लगाया तो उसमें करंट आई मिली। जब थोड़ा सा लंबा वायर लगा दिया आपने, लंबा वायर लगाया, उसमें आपने देखा करंट डाउन हो गया, है ना, डाउन हो गया। मतलब लंबा वायर लगा दिया तो डाउन हो गया। अब इससे आपको लग रहा है ना कि ये जो करंट की जो वैल्यू है फ्लक्चुएट कर रही है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के लिए, एल के लिए अलग आ रही है, 2L के लिए अलग आ रही है, और क्रॉस सेक्शन अगर चेंज कर रहे हैं उसके लिए अलग आ रही है। तो एक रिलेशन आपको मिला कि जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टेंस है आपको वो डिपेंड कर रहा है L/A पे। यानी कि लेंथ आप बढ़ा रहे हो, लेंथ अगर आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, एल की वैल्यू आप बढ़ रहा था, जैसे हमने 2L लगाया तो करंट की वैल्यू क्या हो गई, डाउन हो गई थी। डाउन होने का मतलब आर की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, है ना। अब दूसरे केस में देखा कि जब एरिया को आपने क्या कर दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया को आपने बढ़ा दिया, तो इस वाले केस में क्या हो गया, ये डाउन हो गया, रेजिस्टेंस डाउन हो गया। अब रेजिस्टेंस डाउन हो गया तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो मतलब आर जो होता है एल के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। मतलब एल बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा। अब आर जो है आपका इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपने ए को बढ़ाया तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ से ये चीजें देखा। तो एक इसमें एक रिलेशन बन के आया, वो रिलेशन बन के आया, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी रो L/L। अब ये क्या होता है, ये तो लेंथ है, लेंथ ऑफ द वायर। दूसरा ये क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर।
दूसरा ये क्या होता है, रो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। अब ये रेजिस्टिविटी कौन सी बला है, इसको देखते हैं कि रेजिस्टिविटी है क्या चीज, ये रेजिस्टिविटी है क्या, इसको इसको देखा जाता है। अब ये रेजिस्टिविटी है क्या, आ, इसको कैसे दिखाते हैं, पहले तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। अब देखना, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ऑफ द मटेरियल टू resist the flow of फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब ये तीसरा जो होता है, ये क्या चार्जेस को फ्लो को रेगुलेट कर रहा है, मतलब रेजिस्ट कर रहा है ये, है ना। चार्जेस के फ्लो को क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, मतलब अवरोध पैदा कर रहा है। अगर चार्जेस फ्लो करना चाह रहा है या तो मूव करना चाह रहा है, अगर चार्जेस ऐसे मूव करना चाह रहा है तो ये क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस इसको रेजिस्ट रोक रहा है कि भाई तू मूव मत कर, धीरे धीरे कर, है ना। वैसे जैसे हमने रोड वाले केस में आपको बताया। अब दूसरा एक टर्म है, आपको एल और ए पता ही है, लेंथ है, एरिया क्या, क्रॉस सेक्शन है किसका, कंडक्टर का। अब ये भी लिख देता हूं मैं, ये क्या है, लेंथ ऑफ दी कंडक्टर, लेंथ ऑफ दी, कहीं आप कुछ और समझ जाओगे, लेंथ ऑफ दी कंडक्टर होता है, लेंथ ऑफ दी कंडक्टर। और एक क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द कंडक्टर। और रो क्या है, रेजिस्टिविटी आपकी है, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, ये कंडक्टर की रेजिस्टिविटी होती है। अब रेजिस्टिविटी को अगर डिफाइन अगर करना होगा, डिफाइन अगर करना होगा तो कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है। इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल that quantify that quantify how strongly it resists flow of the current, flow of the current। अब कंडक्टर से क्या आई फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा इस कंडक्टर से, करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब इस करंट को फ्लो कर रहा है, इसको रेजिस्ट करने के लिए, इसको रेजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल के अंदर, उसको बोला जाता है रेजिस्टिविटी। इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ये रेजिस्टेंस में मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ द चार्जेस, चार्जेस के फ्लो को रेजिस्ट करता है। और ये जो होता है रेजिस्टिविटी होती है, ये भी क्या प्रॉपर्टी की मटेरियल होती है। ये क्या स्ट्रांगली रेजिस्ट करता है, इट स्ट्रांगली रेजिस्ट द फ्लो ऑफ द करंट, करंट के फ्लो को ये रेजिस्ट करता है। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है आपको रेजिस्टिविटी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल दैट क्वांटिफाइज हाउ स्ट्रांगली इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ द करंट। ठीक है, आप इस डायग्राम से बना के समझा सकते हो आप इसको। ठीक है, तो हमने देखा कि ये रेजिस्टेंस होता है किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है। और रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है दैट स्ट्रांगली इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ द करंट, करंट के रेजिस्टेंस को फ्लो करने में ये हेल्पफुल होता है। ठीक है, दूसरी चीज है, ये एक बैड भी हो सकता है, रेजिस्टिविटी एक बैड भी हो सकता है और गुड अच्छा भी हो सकता है। जैसे इलेक्ट्रिक आयरन के केस की हम बात करें तो इलेक्ट्रिक आयरन में क्या, जो भी कंडक्टर आप यूज करते हो जो हीट करने के लिए, उसकी रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए, तो ही वो क्या होगा, रेजिस्टेंस रेजिस्ट करेगा करंट को फ्लो करने की, जिसकी वजह से क्या होगा, हीटअप होगा, हीट होगा वो, तभी वो आप आयरन कपड़ा प्रेस कर पाते हो। तो यही इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है,
तो दूसरी चीज़ हम इसमें हम देखते हैं कि इसका यूज़ जनरली ये सिग्निफिकेंस क्या होता है इसका। सिग्निफिकेंस जैसे कि आप फिलामेंट्स बनाते हो, दूसरी चीज़ें जैसे कि आप आयरन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक आयरन का केस आपने देखा, इलेक्ट्रिक आयरन का केस में, है ना? यहाँ पे जो भी कंडक्टर आप यूज़ करोगे हीट करने के लिए उसकी रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है? जिससे क्या होगा इसके अंदर हीट हीट जनरेट होगा उसके अंदर, तो आयरन गर्म होगा तो फिर आयरन कर पाओगे आप। अब दूसरी चीज़ें जो होती है, एक तो प्योर मेटल्स मेटल्स होते हैं और एक अलॉय होता है, ठीक है ना? एक मेटल्स होता है और एक अलॉय होता है। वो क्या होता है जनरली आपका, कि हमने देखा कि जो फैक्टर्स होते हैं किस किस पे डिपेंड कर रहा है वो, एक तो लेंथ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे और नेचर ऑफ द मटेरियल पे दिया गया था। जो रेजिस्टिविटी जो होती है अलॉय की, एक तो मेटल होता है, मेटल मेटल और एक अलॉय यूज होता है, ठीक है? अब मेटल जो होता है उसकी रेजिस्टिविटी थोड़ी सी कम होती है, किसके कंपैरिजन में इसकी रेजिस्टिविटी थोड़ी सी कम होगी, अलॉय की रेजिस्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। पर दोनों ही पर दोनों ही गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है, दोनों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है ना? गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, दोनों ही मटेरियल है, मेटल हो चाहे अलॉय हो, ठीक है? अब जैसे कभी पूछ सकता है एग्जाम में आपके कि विच वन हैव द गुड रेजिस्टिविटी या लो रेजिस्टिविटी, कौन होगा, मेटल के पास ज्यादा कम होगा और अलॉय के पास कम होगा। तो रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय इज जनरली हायर दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। जो जिस मेटल से अलॉय बना होता है उस मेटल से इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है अलॉय की वो ज्यादा होती है। तीसरा आपका ये हो गया, तो अलॉय जो होता है एक्चुअली ऑक्सीडाइज नहीं होता है। अलॉय जैसे कि आप टंगस्टन आप यूज कर रहे हो, ठीक है, नाइक्रोम आप यूज कर रहे हो, है ना? तो यूज कब कर रहे हो, तो उस केस में क्या होता है, ऑक्सीडाइज वगैरह नहीं होता है, इस चक्कर से यूज किया जाता है। तो एलॉय को हाई टेम्परेचर पे यूज किया जा सकता है, इसको हाई टेम्परेचर पे, जबकि मेटल को नहीं किया जा सकता। जो अलॉय होता है इसको हाई टेम्परेचर पे यूज किया जा सकता है, इसको हाई, क्योंकि जो ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है इजिली, ठीक है? इसकी वजह से हाई टेम्परेचर पे आप इसको यूज कर लोगे। जो कॉमनली यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस में, कौन सा यूज, जो अलॉय होता है वो हीटिंग डिवाइस में आपको मिल सकता है, इलेक्ट्रिक आयरन में, टोस्टर में आपको इसका यूज मिल सकता है। जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के लिए यूज किया है, करंट को वो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन के लिए इसका यूज किया जाता है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम का। किसी हीटिंग डिवाइस के लिए हीटिंग हीटिंग डिवाइस के लिए कभी नहीं यूज किया जाता, कभी इसका यूज नहीं किया जाता इसका, ठीक है? अब जैसे कि हम एग्जाम में कभी पूछ देता है, मटेरियल का नाम दे देगा और पूछ देगा किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है किसकी रेजिस्टिविटी कम होती है, तो आप याद कर सकते हो, सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकल, आयरन, क्रोमियम, मरकरी और मैग्नीज। सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकल, आयरन, क्रोमियम, मरकरी और मैग्नीज, ये आप ऐसे लाइन में याद कर लो। जैसे कि आप पूछ सकता है, कभी ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो मैग्नीज, मरकरी, मरकरी का एग्जाम्पल दे रखा था और मैग्नीज का एग्जाम्पल दे रखा था, मरकरी ऐसे एग्जाम में पूछा था। मरकरी फर्स्ट ऑप्शन दे रखा था और सेकंड में मैग्नीज ऑप्शन दे रखा था, और यहाँ पे अदर ऑप्शन वुड दे रखा था, ठीक है ना? और भी ऑप्शन दे रखे थे इधर, ठीक है ना? बट यहाँ पे जब इस इन दोनों में जब कंपैरिजन किया था तो इसमें पूछा था किसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, ठीक है, इसके कंपैरिजन में, इन दोनों कंपैरिजन में, तो मरकरी की रेजिस्टिविटी कम होगी और मैग्नीज की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको, ठीक है ना? यहाँ पे देख रहे हो ना ये चीज, मरकरी का ज्यादा होगा मैग्नीज का कम होगा, उल्टा हो गया ये, मरकरी का ज्यादा होगा मैग्नीज का कम होगा, ठीक है? तो ये तो था, हम लोग देख देख लिया इसका। बाकी जो नेक्स्ट क्लासेस में हम आने वाले हैं उसके उसमें उस केस में क्या करेंगे, जो सीरीज है और पैरेलल है इसके न्यूमेरिकल देखेंगे और इसको समझेंगे इसको ढंग से, ठीक है? और हीटिंग हीटिंग इफेक्ट देखेंगे, हीटिंग इफेक्ट होता क्या है उस चीज को हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लासेस में आपसे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, नए वीडियो के साथ। तो अगर वीडियो को अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।